देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, एक तरफ तो सियासी मंजरनामा है पाकिस्तान के अंदर जिसमें जोड़ तोड़ का सिलसिला और अपना महाज आराई उरूज पर है। दूसरी जानिब मईशत का मामला है जिसमें आज स्टॉक एक्सचेंज में एक और यादगार दिन रिकॉर्ड पर आया गया है और 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है, जिसके बाद जो बेहतर अंदाज में ये बताया जाता है कि मईशत इस वक्त पाकिस्तान की आगे बढ़ रही है। ना सिर्फ आगे बढ़ रही है बल्कि कहा यह भी जाता है कि पाकिस्तान की मईशत आने वाले दिनों में भी जो है वो अच्छे मजबूत नताइज देगी। लेकिन क्या जो इलेक्शन की जहां बात होती है उसके बाद भी ये नताइज रहेंगे सेम ऐसे ही, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जहां केसेस का सामना है वहां पे शाहिद खाकान अब्बासी को फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन ने 29 नवंबर को तलब किया हुआ है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरीम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म हुआ है। अलकादिर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। तो ये भी सिलसिले अपनी तरफ जारी हैं, बल्कि आज साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ भी इस्लामाबाद गए और वहाँ भी कोर्ट्स में उन्होंने जो है वो पेशियाँ चलाई और आज भी जाके जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई। लेकिन सवाल ये कि ये केसेस भी इस तरह से चलते रहेंगे, इलेक्शन की तैयारी भी हो रही है, इलेक्शन वक्त पे हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है, लेकिन आपस में जो एक सियासी रंजिशें हैं वो क्यों हैं? एक तरफ जरदारी साहब का स्टेटमेंट, पिछले दिनों उनका इंटरव्यू, दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट जो वो बातें कर रहे हैं, फिर बिलावल साहब भी बीच में आके कुछ बातें कर रहे हैं, जिससे जो एक सियासी मंजरनामा है वो कुछ तब्दील सा हो जाता है। आज तो खैर सियासत की तो बात एक तरफ, लेकिन बिलावल साहब की शादी के चर्चे भी जी आज पूरे दिन जो है वो मीडिया स्क्रीन की जीनत बने रहे हैं। तो ये सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे आज। और एक तरफ एक अफसोसनाक मामला जिसके बारे में भी बात करूं कि लंदन में शहजाद अकबर साहब पर मुबैना तेजाब हमला किया गया है, जिसमें वो ज़ख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी अहलिया और बच्चे महफूज रहें, ताहम मुझे ज़ख्म आए हैं। अब ये किस कस्म की सियासत है? वही अगेन शुरुआत होती है कि अगर आप किसी से इख्तलाफ भी रखते हैं या कोई मामला भी होता है तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे भी हैं और काबिल मज़म्मत भी हैं। इसी सब पे बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं जुल्फ़िकार अली बदर साहब, हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, स्पोक पर्सन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे साथ मसूद रज़ा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और रणजी टीवी चैनल पे अपना प्रोग्राम करते हैं, आपको खुशामदीद कहती हूँ। और मेरे साथ समीना मतलूब साहिबा है, फॉर्मर MNA हैं मुस्लिम लीग नून से, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊँगी। जुल्फ़िकार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो नज़रियात इस वक्त सामने आते हैं। जरदारी साहब कुछ कहते हैं और उसके फ़ौरन बाद बिलावल साहब कोई बात करते हैं। यकीनी तौर पर उसके बाद एक तस्वीर भी जॉइंट फैमिली की शाया की जाती है सारे तरफ के, जी कोई ऐसा मामला नहीं है, वो एक अपनी तस्वीरें अपनी जगह, लेकिन जो एक स्टांस है, जो एक नज़रिया है, वो अलग अलग नज़र आ रहा है। अब उसमें बहुत डिफरेंस है। तो क्या जो बिलावल साहब का नज़रिया है और जो बातें वो करते हैं कि जो पुराने लोगों को बैठ जाना चाहिए, नए लोगों को आगे आना चाहिए, तो उसमें घर की भी बात हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दो नहीं एक ही नज़रिया है और वो नज़रिया भुट्टो साहब की दी हुई फिलॉसफी है। उसी नज़रिए को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आगे चलाया, जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने सपोर्ट किया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उसको लेके आगे चल रहे हैं। और तमाम पार्टी के कायदीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में उस नज़रिए की सपोर्ट लेके चल रहे हैं। ये जो आप बात कर रही हैं कि जरदारी साहब का एक नज़रिया है, बिलावल साहब का, कोई नज़रिया एक नहीं है, कोई सबका अपना अपना नज़रिया नहीं है, सबका एक ही नज़रिया है, कोई दो नज़रिए नहीं है। तो इसके अंदर तो जो कोई ऐसी सोच रखता है या कोई समझता है कि ये बाप बेटे का दो अलग-अलग बातें हैं, ऐसा नहीं है। सबकी बात एक ही है, सेम पेज है, एक पेज है,
कोई अपना पार्टी का नजरिया चेंज कर ही नहीं सकता, चाहते हुए भी नहीं कर सकते, कॉज भुट्टो साहब की फिलॉसफी का नजरिया जो है वो ही चलेगा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात करते हैं वो आजकल के मौजूदा हालात में है, सियासी बात है। अगर वो किसी चीज का या ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हर वो बात जो वो करें वो पूरी हो, लेकिन उनकी बात में वजन होता है। वो बात मौजूदा हालात के बारे में करते हैं। वो नफरत और तकसीम की सियासत से इस मुल्क के अंदर सियासत का खात्मा चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुकाबला हो आपस में पॉलिटिकल पार्टीज का, तो वो बेरोजगारी खत्म करने पे हो, महंगाई को खत्म करने पे हो, गुर्बत को खत्म करने पे हो, ना कि हम एक दूसरे को लेट डाउन करें, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, एक दूसरे का साथ ज्यादती करें, एक दूसरे की दिल नजारी करें। हमें सियासत करनी चाहिए, रवादारी, इज्जत, रिस्पेक्ट की सियासत करनी चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के साथ चलें। जो माजी की सियासत है वो कहते हैं हमें उससे बाहर निकलना होगा, तो कोई उसमें बुरी बात नहीं कहते। बिल्कुल वो कहते हैं जो लोग माजी की सियासत करते रहे उन सबको चाहिए कि माजी की सियासत छोड़ दें और अपना घर बैठे। अगर उनमें से कोई लोग सियासत करना चाहते हैं तो वो नए नजरिए के साथ नई हालातों वाकयात के सियासत करें, ना कि पुरानी सियासत को लेके चले जिसमें मुल्क और मुल्क के अवाम को आज तक फायदा नहीं दिया। रिदा, आज तक आप देखें पाकिस्तान के साथ और यहाँ पाकिस्तान के बाद में जितने मुल्क आजाद हुए हैं उनमें से वो मुल्क पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए, और पाकिस्तान आज भी उसी सियासत, पुरानी सियासत के तर्ज अमल पे खड़ा है और पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात तो दिल पे लगती है, लोगों को समझ भी लगती है। लोग नई सियासत करना चाहते हैं, लेकिन नई सियासत उसी नजरिए की बुनियाद पे है जिस नजरिए की बुनियाद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने रखी थी। इस नजरिए से हट के पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक जरदारी हो गया। साहब जो बात करते हैं वो जरदारी साहब की बात एक तजर्बे की बात है, एक उस चीज की बात है जो उन्होंने ओके, एक अपना तजर्बे जाती की बात है जो तजर्बे जरदारी में। साहब कर रहे हैं, और एक तजर्बा रखते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी, क्योंकि वो भी ये क्लेम करते हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम जेलों में जाएं और रोज उन्हें बदला जाए तो मुल्क कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि बार बार हटाने वाले और लाने वाले भी कसूरवार हैं। समीना मतलूब साहबा, आपकी तरफ आऊंगी। ये नवाज शरीफ साहब खुल के क्यों नहीं नाम ले रहे, ये भी बात है। बता दें कि कौन है जो हटाते हैं या लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिदा, सबसे पहले तो नाम ही नवाज शरीफ ने लिए कि जो जो मुल्की सियासत में जिन लोगों ने पेश पेश अपने इकदामात उठाए वो कौन कौन थे, और जिन्होंने मुल्की सियासत में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल अदा किया वो कौन थे, और मुल्की पार्टियों में और हुकूमती पार्टी कौन सी आनी है वो कौन थे। वो मियाँ साहब ही हैं, वही इतनी जरूरत रखते हैं। उन्हीं में एक हिम्मत है जो वो इंडिकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि फलाने ये किया, फलाने ये किया, और ये बातें गलत नहीं हैं। हमारी जो जमहूरी हुकूमत होती है उसमें जमहूरियत स्ट्रॉन्ग उसी सूरत में ही हो सकती है जब वो अपने ही बल पे खड़े जीते और अपने ही बल पे जब वो अपने फैसले ले और अवाम की वोटों की ताकत से आए और अवाम के मुशावरत से फैसले ले और तमाम पार्टियों को इकट्ठा लेके चले। यही होती है स्ट्रॉन्गनेस। और ये जो मंसूबे साजी इस तरीके से जो होती है उसमें तमाम की जब राय शामिल हो जाती है वो एक मजबूत फैसला साजी हो जाती है, और उसमें फ्लॉ के जो नाकामी के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं, और फिर सब तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी बन जाता है वो फैसला। और जो भी स्ट्रेटेजी तैयार की जाती है इकट्ठे कंबाइनली, वो तमाम पार्टियां उसे ऑन करती हैं और उसको कामयाब बनाने के लिए तमाम तगोदो में मसरूफ होती हैं कि भाई हमने इसको अपने इस मंसूबे को किस तरीके से कामयाब बनाना है। ये कंबाइन चलने का ये फायदा है। और बाकी आप डिस्कस कर रहे हैं
देखो जी, हमारा भी मानना ये है कि चेंजेस आनी चाहिए। रेवोल्यूशन के साथ ही एक स्ट्रॉन्ग एक चेंज आती होती है हमेशा ही। ये आती रहनी चाहिए। हमारे जो जिनके पास एक्सपीरियंस है उसके एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए हमारे अगर यंग पॉलिटिशियंस हैं वो एक्ट करें और गुड ब्रेन का फायदा, एक्सपीरियंस और गुड ब्रेन का फायदा उठाते हुए वो आगे वर्क फोर्स बन के आगे चलें, तो मेरा ख्याल है कि ना हमारी जो पुराना ब्रेन है उसे भी हम फायदा उठा रहे होंगे, और हमारी यूथ जो है फुल फोर्स के साथ उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रही होगी। तो यही एक कामयाबी हमारे मुल्क के लिए ये बेहतरीन कामयाबी का राज की वजह बन सकती है। और ये तमाम पार्टियों को इसके लिए मिल बैठ के एक फैसला साजी करनी चाहिए। और ये अकेली पार्टी अगर कोई बात करती है तो ऐसे नहीं, वो पार्टी की ही राय हो जाती है। और फिर आप ये देखें, इसमें अब पीपल्स पार्टी ने जब बिलावल की एक बात में कितनी सोचों में चेंजेस लेके आई। किसी ने सोचा कि भाई ये बाप बेटा लड़ रहे हैं या बाप बेटे, मैं समझती हूँ कि ओपिनियन जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पार्टी के मंशूर से, अपने लाइन ऑफ पार्टी से नहीं कोई भी हटता होता है, तो उसी के मुताबिक ही चला जाता है। और ये ही प्रोग्राम अगर तमाम हेड्स मिलके, तमाम पार्टियों के हेड्स मिलके बनाएं तो वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। और हमारी तमाम पार्टियों की जो रेड लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। ठीक है, हमें सबकी पाकिस्तान रेड के लिए लाइन जी करना है। पाकिस्तान है। ओके, मसूद आपकी तरफ होंगे। मसूद, आप बड़े गहरी निगाह रखते हैं। ऑफ कोर्स ये जिस वक्त लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, जिसको सभी ऑलमोस्ट पहले प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जैसे ही पीटीआई असाइड होगी उसके बाद आपस में देखना है कि कितने घी शक्कर होके चलना है सियासी जमातों ने, वो तो अब नज़र आ रहा है कि किस तरह से महंगाई लीक कहा जा रहा है। सारा जो जिम्मेदार है वो पीएमएलएन को कहा जा रहा है, लाडला प्लस कहा जा रहा है, और क्या कुछ कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से। लेकिन ये जो बेचैनी और बेस्तराबी जो हम देखते हैं, कैफियत है ये पीपल्स पार्टी की, ये क्यों लग रही है? और फिर दुबई तक चली गई बात कि जी उठ के वहाँ जाया गया। आपके पास क्या इंटरनल जराए बताते हैं, आपके पास क्या खबर है? जी बहुत शुक्रिया रिजा। दुबई में तो गालिबन उनकी कोई फैमिली एंगेजमेंट थी इसलिए गए थे, ठीक है। लेकिन ये जो नून लीग की गुफ्तगू हो रही है इसका तो एक ही जवाब है जो पूरी कौम की समझ में आ रहा है कि वो निकाले गए थे और अब लाए जा रहे हैं, वो अब लाडले हैं। और उनके लिए तमाम रास्ते खोले जा रहे हैं। वो कल जो कुछ उनके लिए हराम था वो आज हलाल हो चुका है। जो कुछ कल गलत था पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, वो आज से जायज हो चुका है। पीपल्स पार्टी की जहां तक बात है, पीपल्स पार्टी को ले लें, आप नून लीग को ले लें, आप चाहे इस वक्त इस्तेहकाम पाकिस्तान को ले लें, इन तमाम जमातों का एक बड़ा मसला यह है कि ये एक ही डिमांड कर रहे हैं कि हमें मजीद इलेक्टेबल्स हो। जिनको ज्यादा मजीद इलेक्टेबल्स मिलेंगे उनकी पोजीशन ज्यादा बेहतर होगी। और पार्टी के अंदर मजे की बात यह है कि ना तो बयानिया कोई मौजूद है और ना ही कोई वजीर आजम का ऐसा कैंडिडेट मौजूद है जो क्लियर हो, जो बन सकता हो। नवाज शरीफ साहब के केसेस अपील में गए हैं, उनकी अपीलों में उनका फैसला उनकी हाथ आता है, नहीं आता है, इलेक्शन के बाद आता है, इलेक्शन से पहले आता है, गैर यकीनी है। अब नारे लगाते रहे नवाज शरीफ साहब वजीर आजम, बिलावल साहब वजीर आजम के नारे लग रहे थे, बिलावल वजीर आजम, उनके वारिस कह दिया वो तो अभी ट्रेनिंग है, अभी तो तजुर्बेकार नहीं है, अभी तो वो 2024 के इलेक्शन में वजीर आजम के कैंडिडेट ही नहीं है। तो पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, टेक्निकली नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट वो भी नाअहल है, तो उनका भी कोई कैंडिडेट नहीं है। तो कौम के सामने इस वक्त कोई वजीर आजम का कैंडिडेट भी नहीं है और कोई बयानिया भी मौजूद नहीं है। और दोनों बड़ी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, इन दोनों के अंदर ये मैं मालूमात की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि इस वक्त वजारत उज़्मा के लिए खुद सियासत चल रही है। जरदारी साहब अपने आप को वजीर आजम या सदर के मनसब के लिए देख रहे हैं,
और इसी तरह नवाज शरीफ साहब अपने आप को देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का मामला अलग है, पंजाब में मरियम होंगी या हमजा होंगे ये मामला अलग है। तो ये तमाम जमातें सुकड़ चुकी हैं, इस्टेब्लिशमेंट से डिमांड कर रही हैं कि मजीद इलेक्टेबल्स हमें दिए जाएं, नहीं दिए जाते तो मजीद इलेक्शन की डेट बढ़ा दी जाए। अब ये बातें भी शुरू हो गई हैं। तो ये जो पूरा क्यास है ये सिर्फ इसीलिए है कि इनका मुकाबला आपस में है, तो ये रिवायती हरीफ वगैरह बनता नहीं है। जो 16 महीने की हुकूमत इन्होंने एक साथ की है, उसके बाद ये सब एक ही जैसे अवाम इनको एक ही नजर से देख रहे हैं। इनका मुकाबला होना है तो तहरीक इंसाफ के साथ होना है, और तहरीक इंसाफ बंद है, वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकती, उसकी क़यादत पर हर तरह के इल्जामात और मुकदमात हैं, 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, मुल्क दुश्मनी से लेकर और फैमिली मैटर्स जैसे मामला तक हैं, निजी मामलात पे भी। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये इस वक्त सारी बेचैनी जो है ना, ये इनकी सियासी जमातों के अंदर भी है, बयानियां भी कोई मौजूद नहीं है, शख्सियत भी कोई मौजूद नहीं है। 2 महीने रह गए इलेक्शन में, वजीर आजम का कोई कैंडिडेट पाकिस्तानियों के सामने नहीं है जो क्लियर हो कानून से, आइन से कि ये वजीर आजम बन सकता है। वेरी पर्टिनेंट पॉइंट एंड वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। इसी के साथ जी एक ब्रेक पे मैंने चुके जाना है, सो आई एम गोइंग फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पर जाने से पहले जी बात हो रही है इस वक्त सियासी मंजरनामे की। जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपकी तरफ आऊंगी। जुल्फ़िकार साहब, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी उन्होंने कहा कि जी आइडियोलॉजी तो एक ही होनी चाहिए, नज़रिया मतलब मौक़िफ़ जो है दो लोगों के मुख्तलिफ हो सकते हैं कि सोच का जो पहलू है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन दूसरी जानिब ये कि ये जो बात आप लोग बार-बार कर रहे हैं ना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती और हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैंडिडेट कौन होगा प्राइम मिनिस्टर का। आप तो अपने लिए बात कर रहे हैं कि जी बिलावल साहब हो सकते हैं, लेकिन बिलावल साहब को भी जो है मशवरे मिल रहे हैं कि वो अभी तैयारी करें, अभी वो कोई सीएम बने। मुस्लिम लीग नून की तरफ से बीच में ये भी आया कि जी वो पहले सीएम बने, थोड़ी सी तैयारी तो करें, अपनी कोई तैयारी नहीं कर रहे और डायरेक्ट वजीर आजम बनने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये भी मामला, और फिर जिस तरीके की जो एक अजीब सी, मैं फिर बात करती हूँ ना, एक बेचैनी सी नजर आ रही होती है कि जी इतनी जल्दी जल्दी कहा जा रहा होता है कि जी अभी तक ये नहीं हुआ, यूं नहीं हुआ। ये जो बात आप लोग कर रहे हैं खड़े होके हर उसमें, और हसन मुर्तज़ा साहब की भी मैंने कुछ देखे, आज निसार खोर साहब भी प्रेसर कर रहे थे, कुछ बातें मैंने सुनी, वो तो स्ट्रेट अवे आप कहते हैं कि नहीं जी ये तो नून लीग ने जो है वो पीछे से एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर ही आई है। तो आप लोगों को ये लगता है वाकई कि क्या पहले भी पीटीआई जिस तरह से आई, आप लोग कहते रहे कि जी वो सेलेक्टेड और ये सारे लफ्ज आपने असेंबली में कहे, तो नून लीग भी जो है वो उसी तरह से आपको नजर आती है आते हुए? देखिए, पहली चीज ये है कि ओपिनियन किसी ना किसी का अपना हो सकता है, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर कोई दो राय नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर प्राइम मिनिस्टरशिप का एक ही कैंडिडेट है, वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। अच्छा। और अगर कोई ये सोचे कि उनके पास कोई पहले कोई और ओहदा होना चाहिए, वो पाकिस्तान के दूसरे बड़े ओहदे वजीर खारजा के मनसब पे फाइज रहे हैं और उन्होंने परफॉर्म किया है, और किसी किस्म के और तजर्बे की या कोई नए मामले की जरूरत नहीं है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उस अवाम की सपोर्ट से मेजॉरिटी मिलती है, तो इसमें कोई दो राय होगी नहीं कि बिलावल साहब के अलावा पीपल्स पार्टी में से कोई दूसरा शख्स कैंडिडेट हो प्राइम मिनिस्टरशिप का। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी की आपस में कोई सेकंड थॉट नहीं है। और जो कोई दूसरी पार्टी कोई सोच रखती है या मशवरे करती है, हमें ना किसी की सोच पे ध्यान देना है, ना किसी के मशवरे पे देना है। हमने अपनी पार्टी का देखना है कि हमारी पार्टी किस तरह कंफर्टेबल है, और हमारी पार्टी को और मुल्क को एक विजनरी करिस्मेटिक यंग वजीर आजम कैसे इस मुल्क को प्रॉब्लम से, मईशत के, सियासी स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में डाल सकता है और प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। इसलिए हमारी तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अलावा। इस पे अगर कोई सोच रखते हैं तो उनकी अपनी सोच है, आ रहा है उन लोगों को अपनी पार्टी के ऊपर ध्यान करना कि उनकी पार्टी का कौन कैंडिडेट है। हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल हम क्लियर है, वाज़ेह तौर पे क्लियर है, और इसके अंदर कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। जहां तक बात रह गई कि मुस्लिम लीग नून का, बिल्कुल बहुत सारे लीडरान की अपनी अपनी सोच है। हम तो
मियां नवाज शरीफ साहब की इज्जत करते हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको वेलकम किया, हमारी पार्टी लीडरशिप ने वेलकम किया और उनको कहा कि आपको जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आप गए हैं तो वापस आए, हम आपको वेलकम करते हैं। इस सारी चीज के बावजूद पहले एक तासुर दिया जा रहा था लेवल प्लेइंग फील्ड का कि शायद किसी एक पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है। फिर तो बिलावल साहब ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ही नहीं करते। हमने ये गिला करना छोड़ दिया क्योंकि 88 से लेके 2018 तक पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इस लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के बावजूद हमने 1988 में, 1993 में और 2008 में अपनी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी बगैर लेवल प्लेइंग फील्ड की। सो लिहाजा हम अभी इस बात का गिला ही नहीं करते कि लेवल प्लेइंग फील्ड। और दूसरी पार्टी का जो एक तासुर दिया जा रहा था कि उसको किसी कुव्वत की या किसी फैसला करने वाली कुव्वतों की सपोर्ट हासिल है, पहले वो एक तासुर था, अब तो वो सूरत हाल यकीन में बदल गई है। पूरी अवाम को, पूरी कौम को नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। लेकिन जो भी मामला हो, हम तो ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ेंगे और अवाम के वोटों से जो है फैसला होना चाहिए, ना कि किसी एक जो ठीक है हो गया, आवाम के वोटों से होना चाहिए। समीना मतलूब साहब आपकी तरफ आऊंगी। समीना साहब जिसको जिताएंगी हम जी ठीक है, समीना साहब आपकी तरफ आऊंगी। समीना साहब ये बताएं, आज सेनेट में बयान दे रहे थे इसहाक डार साहब, कहते हैं डॉलर की कदर में कमी डार की पॉलिसी की वजह से। तो डॉलर में जब इजाफा हुआ था तो उस वक्त भी तो डार साहब की पॉलिसी चल रही थी, उस वक्त तो वो हाथ खड़े करके भाग गए थे। बस ये वेरिएबल बयान तो आते ही रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये जो लेकिन ओन तो करे, उस वक्त तो ओन नहीं कर रहे ना। मसला ये है कि पीडीएम की हुकूमत को तो कोई ओन ही नहीं कर रहा। और सितम जरीफी ये है कि शहबाज शरीफ साहब के साथ जिस दिन मियां साहब खड़े थे स्टेज पे, मैं खुद वहां मौजूद थी जिस दिन स्पीच हो रही थी, तो उस दिन भी नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब तो ओन ही नहीं कर रहे थे उनकी हुकूमत को। शहबाज शरीफ साहब को ओन ही नहीं कर रहे थे कि भाई ये तो जो महंगाई हुई है, ये हो गया, वो हो गया, ये सब इस वजह से हुआ। तो वो तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। अब आज डार साहब कह रहे डॉलर की कमी डार पॉलिसी के से, तो उस वक्त भी तो एक्सेप्ट करते क्या मेरी वजह से डॉलर बढ़ रहा है तो मैं इसको जो है वो नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन अभी निगरान सेटअप में डार साहब कहेंगे जी डॉलर मेरी वजह से कम हो रहा है, तो ये तो थोड़ी सी नामुनासिब बात लगती है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। उसमें ये है कि देखिए जी, अब ये जब पीडीएम की कंबाइन हुकूमत थी उस वक्त भी सब तोड़ कोशिश की गई कि हम हर चीज को बैलेंस करने में बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो क्राइसिस इतना ज्यादा था कि कोशिश के बावजूद भी लोगों को उसके सम्राट ना मिल सके। लेकिन अब मिल रहे हैं इसलिए कि हमारे बहुत सारे पहले तो पाकिस्तान बिल्कुल ही अपना अलोन ही रह गया था। हमारे हमसाया ममालिक के साथ, अपने दोस्त ममालिक के साथ तल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो फर्दर उनके साथ जैसे जैसे मुआहदात होते चले गए, हमारे तल्लुकात बेहतर होते चले गए। इसमें ये बदर साहब की बात बिल्कुल ठीक है। उसमें एज ए फॉरेन मिनिस्टर बड़ा रोल अदा किया बिलावल भुट्टो ने। और उसमें उन कोशिशों का ये एक शख्साना है जो अब रिजल्ट मिलने शुरू हुए हैं। मुआहदे हुए बहुत सारे ममालिक के साथ, हमारी डील्स हुई, फाइनल हुई, और अब जब वो मैच्योरिटी की तरफ जा रही हैं तो उसका रिजल्ट एक बेहतरीन रिजल्ट आना शुरू हुआ है। और उसके अलावा फिर आप ये देखें, जो डॉलर की उड़ान इतनी ज्यादा जो स्मगल हो रहा था उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। तो इन चीजों का ओवरऑल फर्क पड़ना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो पड़ रहा है और उसके असरात लोगों तक भी समरात पहुंचने शुरू हो गए। कुछ लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, कुछ जो इतनी सख्त महंगाई थी वो कुछ फर्क में आना शुरू हो गई। और ये सारा कुछ डिपेंड करता है हमारे डॉलर और हमारे रुपए की जो कदर बिल्कुल ही जमीन बोस हो गई थी उसकी वजह से था। लेकिन अब हम सब देख रहे हैं कि डॉलर की जो स्मगलिंग है वो अभी पूरी तरह रुकी तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे
ये जो माफियाज को कंट्रोल कर लिया गया है। और उसके अलावा ये, लेकिन ये अभी केयरटेकर सेटअप में हो रहा है ना सबीना साहिबा, कथक लाइव माफी, ये इस दौर की अचीवमेंट डार साहब कैसे ले सकते हैं? नहीं, वो तो मैं आपको कह ही नहीं रही, मैं तो ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा था ना जी पिछली पीडीएम की हुकूमत के में जो हमारी एक्टिविटीज थी, हमारी कोशिशें थी, उस सिनेरियो के साथ जो कुछ अब तक हो रहा है और वो मैं बता रही हूँ, वो हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, समझ गई। मैं जरा मसूद साहब की तरफ भी जाऊंगी। मसूद साहब, ये डार साहब आज बड़ी अचीवमेंट इसको कह रहे हैं कि जी डार पॉलिसी की वजह से जो है वो डॉलर की कदर में कमी आ रही है। दूसरी जानिब जो है सेनेट में उनको वो कायदे ऐवान भी बनाया गया जिस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ा एतराज़ात भी किए हैं। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इस पर आपको लगता है, अच्छा और इसमें एक चीज़ और भी ऐड कीजिएगा, वो मैं आपसे कर सकती हूँ सवाल, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास एमक्यूएम का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन एक बात है कि एमक्यूएम पाकिस्तान की जो भी हम देख रहे थे कि उन्होंने एक बात की, क्योंकि मुस्लिम लीग नून यहाँ बैठी है, मुस्लिम लीग नून के साथ उनका जोड़ बन रहा है, उन्होंने कहा है नई आईनी तरमीम को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाएंगे। और दूसरा 18वीं तरमीम के ऊपर भी वो बार बार कह रहे हैं कि जी ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि कराची जो है सबसे ज़्यादा डैमेज उसको इसकी वजह से हुआ है। तो अब ये नून लीग यहाँ पे कैसे इस बात को मेक श्योर करेगी कि वो इनके साथ खड़े होकर इस बात को मेक श्योर करे कि जी 18वीं तरमीम ख़त्म है? तो फिर स्ट्रेट अवे फिर जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी एनएफसी और 18वीं तरमीम के हवाले से आए, तो आपको भी इस बात पे लगता है ऐसा ही? देखिए, इस वक्त जितनी भी बातें हैं ना रिजा, किसी को बहुत संजीदगी की जरूरत नहीं है। ओके, एक ये सिमटी हुई जमातें हैं, ये एक यूनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब देखिए, यूनिटी गवर्नमेंट बनती है इमरजेंसी में, जंगी हालात में। अब इन्होंने एक जंगी हालात पैदा कर दिए हैं, एक इमरजेंसी की सूरत पैदा कर दी है। अभी भी ये इलेक्शन में जाने की मूड में नहीं है। और जहाँ तक ये बात करते डार साहब डॉलर की, तो हमारे वजीर खारजा, अभी निगरान वजीर खारजा जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है, वो कह रहे हैं कि इसराइल इसलिए जंगबंदी पे तैयार हुआ क्योंकि पाकिस्तान का दबाव था। अब आज बहुत उस पे तो मजाक बनाए बहुत ज्यादा जी। ठीक है, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की वजीर खारजा कारकर्दगी कल काबिल मंदूखेल साहब कह रहे हैं एफएटीएफ से निकाल लिया। यानी खौफ खुदा नहीं है कि एफएटीएफ के लिए वो एक लंबी फहरिस्त थी, सालों उस पर काम हुआ, और फिर होने के बाद कहेंगे नहीं जी प्लेंटी जिसने मारी उस क्रेडिट उसको जाता है। तो ये प्लेंटी मार की क्रेडिट लेने वाले जो लोग हैं, तो ये करते ना ऐसी बातें, तो किसको संजीदा नहीं सूरत हाल में? अच्छा चले संजीदा ले ले भाई, क्या एक आम आदमी के दुख दूर हो गए? उसकी पर कोई फर्क पड़ गया? आपकी कामयाबियों से क्या बहुत का? वो तो रुल रहे हैं। तो ये बस शेख चिल्ली वाली बातें ही कर रहे हैं, सब बैठे हुए है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। अब बताए ना, ये पीपल्स पार्टी की बात हो रही है कि हमारी पार्टी में एक ही पॉलिसी है, तो ये जरदारी साहब जो पूरा 2 घंटे का इंटरव्यू देके गए, ये फॉर्म से मजाक कर रहे थे क्या खुदा ना खास्ता वाकई उम्र ज्यादा हो गई? बिलावल साहब कह रहे हैं कि मामला क्या है? वो अपने बेटे को स्नप कर रहे हैं, बेटा अपने बाप को स्नप कर रहा है। वो कह रहे हैं कि आप जाके घर बैठे अल्लाह अल्लाह करें, आपका वक्त पूरा होगी। वो कह रहे हैं कि अभी तो तुम इंटरव्यू नहीं हो। तो पहली मर्तबा सुना मैंने। देखिए, पार्टियां 2 हैं। मुझे पता है कि जब बीबी थी तो मखदूम अमीन तैयब साहब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर करते थे, चलती बीबी की थी। लेकिन इस दफा आप बताएं कि पार्टी में चलती किसकी है? 3 P's and 4 P's जी। भाई जरदारी साहब ने कहा कि 2 पार्टियां, एक पार्टी नहीं है। 3 P's and 4 P's। यानी पार्लिमानी सियासत का जो भी काम होगा, जितने फैसले होंगे वो तो मैं लूंगा। और फिर चलती किसकी है? यानी जब मसला आया आपके पास किसी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो जरदारी साहब को इख्तियार दिया पार्टी ने, सीसी ने, कि आप जाके डील करें और आप मुख्तसर हल्कों से बातें करें, मुख्तसर हल्कों से वो बातें करें, इलेक्टेबल्स को वो लेकर आए, टिकट का फैसला वो करें, तो जोड़ तोड़ सारा वो करें, अभी भी कमेटियां बनाकर सारा काम वो करें। और फिर जब वजीर आजम बनने का वक्त आए तो वो उनकी नहीं चलेगी। यानी समझ में नहीं आ रहा ना कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा चले भाई ठीक है, कम से कम आप पे इतनी तो यकसुई हो कि 2 महीने रह गए इलेक्शन से पहले, अपना कैंडिडेट तो क्लियर कर दें। नहीं है ऐसा। तो ये मेरे ख्याल में तो अब जो ये बातें शुरू हो गई हैं, ये एक मरतबा फिर ये कोशिश करेंगे कि इलेक्शन किसी तरीके से मजीद आगे बढ़ जाए। फरवरी नहीं बल्कि ये अगले 2024 अगस्त सितंबर तक की बातें हो रही हैं। अब
अभी बेयकीनी की सूरत हाल है और इसीलिए शायद कोई वाज़ेह कैंडिडेट भी मौजूद नहीं है। नून लीग में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वज़ारत उज़्मा के आज भी शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ से ज्यादा, क्योंकि उनकी मकबूलियत भी ज्यादा है, उनकी कबूलियत भी ज्यादा है। मकबूलियत ना हो तो कबूलियत ज्यादा है। इसी तरह कबूलियत जरदारी साहब की ज्यादा है। यूनिटी गवर्नमेंट जब बनेगी जिसका अक्सर लोगों का इत्तेफाक है, तो यूनिटी गवर्नमेंट में इस वक्त ये लड़ाइयाँ लड़ रहे ना कि सब इलेक्शन में एक साथ होंगे, इलेक्शन के बाद एक साथ होंगे। कोई वजीर आजम बनेगा, कोई सदर बनेगा, कोई वजीर खारजा बनेगा, कोई वजीर कानून बनेगा, कोई फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। ये सब बंदरबाट होगी और एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। एजेंडा उसी का चलेगा जो इलेक्शन कराएगा, जो इलेक्शन जिताएगा। सही हो गया, वेरी वेरी वेल पर्टिनेंट। एजेंडा उसी का चलेगा, एजेंडा किसी का नहीं चलेगा। जुल्फिकार साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो बात होगी कि ये, और ऑफ कोर्स ये भी बात आ रही है ना कि जी सब मिलके चलेंगे, आप पीएमएलएन को सही सुना रहे हैं, लेकिन वो फिर भी ये कहते हैं आगे से नहीं जी कोई बात नहीं, पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ ही होगी, साथ ही मिलके चलेंगे। मिलके चलने में तो फिर वही भांडा फूट रहा है जो पीडीएम की हुकूमतों का था। 16 महीने की जो परफॉर्मेंस थी, आवाम उस पर कुचल के रह गई थी, क्योंकि आप सब अपने अपनी बंदर बाटों में ही लगे हुए थे, अभी जैसे मसूद साहब ने कहा, और कौम ने देखा ना उसमें डॉलर की रेट में कोई बेहतरी आई, ना उसमें कोई बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिला, ना उसमें कोई जो है अदारा शुमारियात ने बताया कि जी महंगाई की शरह में कमी हो गई हो, ना उसमें जो है रुपए की कदर में इजाफा हुआ, ना उसमें गरीब आदमी की कोई भी किसी भी किस्म की जो परेशानी है वो हल हुई। तो अगर ऐसी ही कोई हुकूमत मिलजुल के बन गई और सारा सब कुछ हुआ, तो फिर उसमें डिसीजन मेकिंग कैसे हो सकेगी, कोई एक प्रिंसिपल स्टैंड कैसे लिया जाएगा? बात तो सही है कि अगर इतनी ज्यादा पार्टियां मिलके बनाती हैं हुकूमत, तो फिर प्रिंसिपल स्टैंड तो किसी का भी नहीं है। जो हुकूमत को लीड कर रहा होता है उसी ने डिसीजन करना है और सबकी मुशावरत से करना है। अब ये उस शख्स पे डिपेंड करता है जो भी बनता है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके ये सख्त और पाकिस्तान के ये जो चैलेंजेस हैं इनके लिए, इनको हल करने के लिए क्या फैसले करता है। अगर जैसे तो पीडीएम की हुकूमत के अंदर मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके थे फैसले और सख्त फैसले नहीं कर सके थे, उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट ने आके किए, तो ये तो उस टाइम पे भी अगर करना चाहते तो कर सकते थे। किसी ने नहीं रोका था कि आप डॉलर की स्मगलिंग ना रोके, किसी ने नहीं रोका था कि बॉर्डर पे स्मगलिंग ना रोके, किसी ने नहीं रोका था कि आप जो है सोलर ना लगवाएं छोटे घरों में। जिस तरह बैंक जो है वो तमाम लोगों को क्रेडिट कार्ड के थ्रू उस एक साल की 0 इंस्टॉलमेंट पे 0% के ऊपर 12 माह की इंस्टॉलमेंट पे फ्रिज, टीवी और बहुत सारी अप्लायंसेस देता है। तो आप उन सारे लोगों को डिस्कोस की सपोर्ट के साथ मिलके सोलर पैनल दे सकते थे। तो इस तरह करके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। किसने इनको नहीं रोका कि जब 2013 के बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट गई है तो ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से आप उसको ना कंप्लीट करें, टापी गैस पाइपलाइन ना करें, सीपैक का मंसूबा ना करें। आज अगर सिर्फ एक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा ही कंप्लीट हो गया होता तो पाकिस्तान के अंदर हाउस होल्ड को और इंडस्ट्री को सस्ती गैस जा रही होती और वही सस्ती गैस से सस्ती बिजली बन रही होती। सस्ती कंपेटिटिव जो आपका प्रोडक्ट बनना था वो ग्लोबल मार्केट में कंपेटिटिव प्राइस में जाना था, आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी थी, वहां से फॉरेन रेमिटेंस बढ़नी थी। किसने रोका हुआ था? पीपल्स पार्टी तो मुआहिदा करके गई है कि आप यहाँ पे लोगों का एहतसाब भी होना चाहिए, सवाल भी होना चाहिए। जी, नून लीग से पूछ समीना मतलूब साहिबा, किसने रोका था आपको ये सारे इकदाम करने से? डिसीजन मेकिंग की सीट पे तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। हाँ बिल्कुल थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े मुश्किल फैसले उस वक्त भी लिए। IMF भी आपको पता है कि अनरिलायबिलिटी का शिकार हो चुका था और उनको भी लाइन पे लेके आना वो भी बड़ी जान जोखों का काम था जो कि किया गया। अदरवाइज तो हालात और भी खराब थे और उनकी शराइत पे पूरा उतरने के लिए बड़े मुश्किल तरीन फैसले उस वक्त भी किए गए जो कि अवाम के ऊपर बहुत बोझ था इसका, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी रही बात, इसमें कोई शक नहीं, पीपल पार्टी ने अगर ईरान के साथ पाइपलाइन का मुआहदा किया और सुई गैस का मुआहदा था
तो इन्हें वो मुआहदा शुरू तो अपने दौरे हुकूमत में फौरी शुरू कर देना चाहिए था। हो सकता है कि वो शुरू हुआ होता तो ये क्रेडिट कम से कम पीपल पार्टी को भी जाता, और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या शहबाज शरीफ की हुकूमत उसे कंप्लीट एंड तक ना पहुंचाती तो फिर तो ये डिस्क्रेडिट होते ना। अब तो उसको सिर्फ मुआहदा कर लेना या प्लान बना लेना, उसको स्टार्ट भी लेना होता है, तो वो ना किसी ने लिया ना और उस वक्त जब हम डिपेंडेंट ही IMF पे थे उस वक्त तो ये मुआहदा पूरा नहीं हो सकता था। तो उसमें ये उसी वक्त ही मुआहदा जो हम करते हैं हमें शुरू कर लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि हमारे लॉज भी ऐसे बनने चाहिए जिसमें हमारी एक मनसूबा साजी हो। एक हुकूमत मनसूबा अगर साजी करती है और वो एक बड़ा कोई प्रोजेक्ट को मनसूबा शुरू करती है तो वो लॉ के मुताबिक दूसरी हुकूमत आए वो उसको बिल्कुल उसी तरीके से चलाए जैसे पिछली हुकूमत उसे चला रही थी। वो रुकना नहीं चाहिए। जबकि यहाँ ये होता है कि एक हुकूमत शुरू करती है दूसरी हुकूमत आके तो उसको वहीं रोक देती है, जैसे CPEC के मामले में हुआ। ठीक हो गया है। मसूद आपकी तरफ आऊंगी, बस लास्ट आपसे जाऊंगी। ठीक है मसूद, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मसूद मैं लास्ट जाऊंगी। एक मामला हुआ है लंदन में भी, आपको पता है शहजाद अकबर साहब के साथ जो है, मैं चाह रही थी थोड़ी सी उस पर भी अगर आप एक कमेंट कर देते हैं। ये किस किस्म की सियासत हमारे यहाँ होती है कि हम किस नहज तक पहुँच जाते हैं। इवन नॉट ये कि हम देख रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म के ऊपर भी और उनके वाइफ के ऊपर जिस तरह का जो निजी मामला एक चल रहा है उस पर भी बड़े अफसोसनाक मामला हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत बेडरूम वाली जो है और पर्सनल लाइफ के मामला TV स्क्रीन्स पर आ जाना, आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए ये मामला पाकिस्तान में हमेशा से रहे और चाहे वो शरीफ बिरादरान हो, उनकी बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए हर्जा सराई हो, या इन्हीं जमातों की जनाब मोहतरमा फातिमा जिन्ना के लिए हर्जा सराई हो, या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से हर्जा सराई हो अपनी मुखालिफ जमातों के लिए, तो ये बदतरीन और गंदी तरीन जबान हमेशा इस्तेमाल होती रही। पहले मीडिया नहीं था, नफरतें पहले भी थी। हमें तवक्को ये थी कि आने वाले वक्त में इसमें कोई ठहराव आएगा, कोई बेहतरी आएगी, बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और ये और ज्यादा बढ़ता चला गया। और ये सोशल मीडिया वगैरह है, इसने जो असल चेहरा था ना वो मैं कहता हूँ कि निकाल के हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया कि हमने किस तरह से आबियारी की है अपनी सियासत की, अपनी नस्लों की, और वो सब कुछ निकल के सामने आ रहा है। अफसोसनाक है, इस हद तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज अगर ये ज़ेर अताब है तो कल आप ज़ेर अताब होंगे, कल आप ज़ेर अताब होंगे तो परसों कोई और ज़ेर अताब होगा, तो जो ज़ेर अताब होगा उसके साथ इसी तरह से फिर हो रहा होगा। जहाँ तक ये अभी बात हो रही थी ईरान गैस पाइपलाइन की, देखिए अलमिया क्या है कि किसी को पता ही नहीं है, बातें इसलिए हो रही है गैस पाइपलाइन ईरान के साथ हम कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ईरान के ऊपर अमरीकी पाबंदियां हैं। जरदारी साहब ने जब ये फैसला किया था उस वक्त भी पाबंदियां थी और उस वक्त को ये सोचना चाहिए था कि मुआहदा उन्हें नहीं करना चाहिए था, बहरहाल उन्होंने कर लिया। आने वाली कोई हुकूमत नहीं कर सकी, ये पीडीएम की हुकूमत भी नहीं कर सकती थी, आने वाली भी कोई हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि अमरीका आपकी पाबंदियां लगा देगा। तो वो ईरान की मेहरबानी कि वो अभी तक आलमी अदालत नहीं किया और आपके ऊपर उसने जुर्माना अभी तक नहीं किया। जरदारी की हरकत तो आप और भारी 12 अरब डॉलर का गलिबन वो जुर्माना कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ही आपने इंपॉर्टेंट बात की और ऑफ कोर्स ऐसा ही है। और आपने सहाफती उस पर भी बात की कि जी ये इसी तरह से सियासत आज उनकी है, कल कोई और होगा। बहुत शुक्रिया मसूद रज़ा साहब आपका, समीना मतलूब साहब आपका, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।